नमस्ते, मैं डॉक्टर रेणु माहेश्वरी गवर्नमेंट एनपीजी कॉलेज ऑफ साइंस रायपुर से आज आपको इस वीडियो के द्वारा अर्थवर्म के पाचन तंत्र के अंतर्गत एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी तथा डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी के बारे में बताऊंगी। पार्ट ए में हमने एलिमेंट्री कैनाल की संरचना देखी थी। डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी के अंतर्गत फूड, फीडिंग मैकेनिज्म, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन तथा इजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म के एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर्स पाई जाती हैं। पहली लेयर जो है इसे पेरिटोनियम कहते हैं या इसे विसरल सिलोमिक एपिथेलियल लेयर भी कहा जाता है। स्टमक और इंटेस्टाइनल रीजन में इस लेयर की कुछ सेल्स जो हैं वो क्लोरोगोजिन सेल्स में मॉडिफाइड हो जाती हैं। इन्हें येलो सेल्स भी कहते हैं। इन क्लोरोगोजिन सेल्स में क्लोरेगोसोम्स भरे होते हैं। ये पीले रंग के पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इन्हें येलो सेल्स कहा जाता है तथा ये उत्सर्जी स्वभाव के होते हैं, लेकिन नए मत के अनुसार ये लिपिड होते हैं। येलो सेल का जो फंक्शन है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। लाइक दे एक्ट एज एक्सक्रीशन और स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड और फॉर्मेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनिया और लाइक लीवर इन वर्टिब्रेट्स इत्यादि। दूसरी लेयर जो है इसे मसल लेयर कहते हैं, जो कि पेरिटोनियम के नीचे स्थित होता है। एलिमेंट्री कैनाल में 2 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं जो कि अनस्ट्राइप्ड होती हैं। इन्हें लॉन्गिट्यूडनल मसल तथा सर्कुलर मसल्स कहते हैं। पेरिटोनियम के ठीक नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर पाई जाती हैं तथा लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर के नीचे सर्कुलर मसल लेयर पाई जाती हैं। चूंकि लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर सर्कुलर मसल लेयर के ऊपर होती हैं, इसलिए ये आउटर लेयर बनाती हैं और जो सर्कुलर मसल होती हैं वो इनर लेयर बनाती हैं। फेरिंक्स रीजन में मसल्स जो होती हैं वो वेल डेवलप्ड होती हैं। ईसोफेगस रीजन में भी ये वेल डेवलप्ड होती हैं, थिक होती हैं। गिजार्ड में सर्कुलर मसल्स जो होती हैं वो वेल डेवलप्ड होती हैं तथा स्टमक और इंटेस्टाइन रीजन में जो मसल्स होती हैं वो थिन होती हैं। तीसरी लेयर एंट्रिक एपिथेलियम की होती है। ये कॉलमनर सेल्स की बनी हुई सिंगल लेयर है जो कि मसल लेयर के नीचे पाई जाती है। फेरिंक्स रीजन में एंट्रिक एपिथेलियम जो है वो सिलिएटेड होता है। ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइनल रीजन में ये फोल्ड्स में बटी हुई होती हैं और इंटेस्टाइनल रीजन में एंट्रिक एपिथेलियम जो है वो ग्लैंडुलर और एब्जॉर्प्टिव स्वभाव की होती है। चौथा स्तर क्यूटिकल का होता है। ये इनरमोस्ट लेयर होती है जो केवल बकल कैविटी और गिजार्ड में पाया जाता है। बकल कैविटी में ये थिन होती है जबकि गिजार्ड में ये थिक होती हैं। अर्थवर्म की डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी में हम सबसे पहले अर्थवर्म के फूड को देखेंगे। अर्थवर्म जो होता है वो ओमनिवोरस होता है। ओमनिवोरस का मतलब सर्वाहारी होता है। ये सब तरह का भोजन ग्रहण कर सकता है। मिट्टी में मिले जो मृत ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, लीव्स होती हैं, सीड्स होती हैं, ग्रासेस होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, स्मॉल निमेटोड्स, एल्गी या अन्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पाए जाते हैं वो इनके भोजन होते हैं। प्राशन विधि या फीडिंग मैकेनिज्म अगर हम अर्थवर्म की देखते हैं तो जनरली हम क्या कहते हैं कि अर्थवर्म क्या खाता है? मिट्टी खाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में अर्थवर्म मिट्टी में मिले हुए भोज्य पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, लेकिन इनमें अपने भोजन को अलग करने की क्षमता नहीं होती है। किससे? मिट्टी से।
तो मिट्टी से ये अपने भोजन को चूंकि अलग नहीं कर पाता है, इसलिए ये अपना भोजन मिट्टी सहित ग्रहण करता है। फेरिंक्स की आउटर वॉल पर रेडियल मसल्स पाई जाती हैं। ये हमने पार्ट ए में देखा था, जो कि बॉडी वॉल से जुड़ी रहती हैं। इन मसल्स के सिकुड़ने के कारण फेरिंक्स जो होता है वो एक पंप की तरह कार्य करता है, जिससे बकल कैविटी जो है, जो कि प्रोट्रूसिबल होती हैं, माउथ से बाहर निकलती हैं और फिर से माउथ से अंदर आ जाती हैं, तब भोजन जो होता है इसमें बकल कैविटी जब बाहर निकलती है तो उनमें चिपक जाता है। तो कहने का मतलब भोजन ग्रहण करते समय बकल कैविटी जो कि मुख से पलटकर बाहर आ जाती हैं, भोजन मिट्टी सहित उसमें चिपक जाता है, बकल कैविटी अंदर कर ली जाती है और इस तरह भोजन जो है वो मुख गुहा के अंदर पहुंच जाता है, जो कि लगातार मुख गुहा के अंदर और बाहर करने के कारण होता है। केचुए की जो बॉडी वॉल होती है उनसे एल्कलाइन फ्लूइड जो होता है वो निकलता है। ये एल्कलाइन फ्लूइड मिट्टी को चिकना बनाता है, मुलायम करता है और इसी के कारण भोजन जो है वो आसानी से बकल कैविटी से चिपक जाता है। डाइजेशन हम देखते हैं तो पाचन की प्रक्रिया भोजन शरीर के अंदर पहुंचे उसके पहले ही शुरू हो जाता है। कैसे? हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा कि इनकी बॉडी वॉल से एल्कलाइन फ्लूइड निकलता है। इस एल्कलाइन फ्लूइड में डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे ही बकल कैविटी माउथ से बाहर आती है और उस पर भोजन चिपकता है, एल्कलाइन फ्लूइड में उपस्थित डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो भोजन का पाचन करना शुरू कर देते हैं, जिसमें प्रोटीन व स्टार्च को पाचित किया जाता है। भोजन बकल कैविटी में आता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की पाचन प्रक्रिया नहीं होती है। बकल कैविटी से भोजन फेरिंक्स में पहुँचता है। हमें मालूम है कि फेरिंक्स रीजन में सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। ये सलाइवा का सिक्रीशन करती है। इस सलाइवा में म्यूसिन तथा प्रोटियोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। म्यूसिन का काम क्या होता है? जो भोजन होता है उसको नम करता है, गीला करता है या लुब्रिकेट करता है। और प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में डाइजेस्ट करते हैं। अब इस तरीके से आंशिक पचा हुआ भोजन जो है वो ईसोफेगस से गिजार्ड में आता है। ईसोफेगस में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन गिजार्ड जिसमें सर्कुलर मसल का एक मोटा स्तर पाया जाता है, यह भोजन को बहुत ही चिकना कर देता है या पीस देता है। भोजन गिजार्ड से होता हुआ स्टमक में पहुंचता है। स्टमक की वॉल में जो ग्लैंडुलर सेल्स पाई जाती हैं उनके द्वारा डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जो कि प्रोटीन का पाचन करते हैं पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में। अब भोजन इंटेस्टाइनल रीजन में आता है। इंटेस्टाइनल रीजन में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। प्रीथिक्लोसोलर इंटेस्टाइन तथा इंटेस्टाइनल सीका के द्वारा कई प्रकार के एंजाइम्स का स्त्रावन होता है, जैसे कि एमाइलेज, लाइपेज, सेल्यूलेज, काइटिनेज, पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन। एमाइलेज जो है वो स्टार्च को शुगर में डाइजेस्ट करता है या पचाता है। फैट्स फैटी एसिड में। सेल्यूलेज जो है वो सेल्यूलोज का पाचन करता है। काइटिनेज एंजाइम जो होते हैं वो काइटिन को पचाते हैं तथा पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो होते हैं वो प्रोटीन का पाचन करते हैं। पचा हुआ भोजन जो है वो अवशोषित कर लिया जाता है। यह प्रक्रिया
एब्जॉर्प्शन कहलाती है या अवशोषण कहलाती है। अब जो भोजन पूर्ण रूप से पच गया है वो थिफ्लोसोल रीजन में आता है। थिफ्लोसोल रीजन किसका है? इंटेस्टाइन। तो थिफ्लोसोलर इंटेस्टाइनल रीजन में पहुंचता है। हमने जब एलिमेंट्री कैनाल की संरचना पढ़ रहे थे पार्ट ए में, तब इसकी हिस्टोलॉजी देखी थी। तब हमने ये पढ़ा था कि थिफ्लोसोल की भीतरी दीवार के मिड डॉर्सल वॉल पर एक मोटा फोल्ड पाया जाता है जो कि विलाई के समान संरचना होती है। अर्थात ये क्या करेगा? सरफेस एरिया को बढ़ा देगा। तो इस रीजन में जो बचा हुआ भोजन होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्प्शन के बाद इजेशन की प्रोसेस आती है जिसे विक्षेपण कहते हैं। इजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें अपचित भोजन जो है वो शरीर के बाहर त्याग दिया जाता है। अर्थवम में जो अपचा भोजन होता है वो मिट्टी के साथ पोस्ट थिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन रीजन में आता है, जहां पर वो एनल सेगमेंट पर स्थित एनस के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। अर्थवम में कैल्सिफेरस ग्लैंड्स जो होती हैं वो कैल्शियम का सिक्रेशन करती हैं। ये माना जाता है कि इनके द्वारा सॉइल में पाए जाने वाले ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। भोजन का जो मूवमेंट होता है अर्थवम की एलिमेंट्री कैनाल में वो पेरिस्टलिटिक मूवमेंट के द्वारा होता है, जिसे हम क्रमाकुंचक गतियां कहते हैं, जहां पर भोजन बकल कैविटी से लेकर पोस्ट थिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। और ये जो क्रमाकुंचक गतियां या पेरिस्टलिटिक मूवमेंट जो होता है वो सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के कारण होता है। अर्थवम में पाचन की प्रक्रिया या डाइजेशन प्रोसेस जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। तो इस वीडियो के द्वारा हमने अर्थवम की एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी तथा उसकी डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी के बारे में देखा। थैंक्स टू ऑल। आई एम डॉक्टर रेणु माहेश्वरी, गवर्नमेंट एनपीजी कॉलेज ऑफ साइंस रायपुर।